इस बार भी सिर्फ गोल एजुकेशन विलेज से 400 से ज़्यादा छात्र हैं जिन्होंने 600 को क्रॉस किया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। बाकी सारी चीज़ें जो एक्टिविटी उनके रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी चीज़ें दी जाती है, तब जाकर कुछ पॉजिटिव आता है। और ये पॉजिटिव आने के बाद सुखद तो लगता है, अच्छा लगता है। ये बच्चे जो गांव से निकल कर आते हैं ना, उनके अंदर एक आग है, एक सपना है, जो अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। आज भी हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब ना जाने और दिल्ली एम्स तक पहुंच जाए 2 सालों में मेहनत कर, तो ये बिहार ही दिखा सकता है। ऐसे गट्स, ऐसी ताकत बिहार के बच्चों के पास होता है। खासकर शिक्षा की बात अगर करें तो शिक्षा में तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम समाज को शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें दिशा दिखा रहे हैं। जब स्कूल और कॉलेज का क्वालिटी गिरने लगा, जब वहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा पॉलिटिक्स आने लगा, तभी हम लोग का प्रादुर्भाव हुआ। जब ईमानदारी घटने लगी और जब शिक्षक पढ़ाई करवाने से ज़्यादा कुछ और करने लगे, तो कोचिंग का प्रादुर्भाव हुआ। तो संघर्ष करें, मैदान छोड़ मत भागें, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और ये टेस्ट सीरीज था, पूरे भारत का पहला एक्सपेरिमेंट था। टेस्ट सीरीज नहीं होता था पहले। उस टेस्ट सीरीज में आज भी वो टेस्ट सीरीज उतना ही प्रासंगिक है। उस टेस्ट सीरीज में जो सबसे खास बात है ना, कि बच्चों की मेहनत को बढ़ावा दिया जाता है, मतलब उसके सेल्फ स्टडी को प्रमोट किया जाता है। और आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं कि जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं होना है। कोविड ने भी बहुत सिखाया, जहां आपदा था वहां अवसर भी मिला। हम लोग 12,000 से ज़्यादा छात्रों को ऑनलाइन से सेवा दिए, जिसके बारे में हम लोगों ने कभी तैयारी नहीं की थी। नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार और हमारे साथ मौजूद हैं गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। हम आपको बता दें कि नीट का रिजल्ट आया है और हर साल की तरह इस साल भी गोल ने अपना परचम लहराया। हमारे साथ डायरेक्टर विपिन सर मौजूद है। कैसा रहा सफ़र सर, इस बार भी जब गोल के जितने स्टूडेंट हैं उन्होंने फिर से नीट में अपना परचम लहराया है? तो लगातार पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से छात्रों ने संस्थान पे विश्वास किया, गार्जियन विश्वास कर रहे हैं, और हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं सभी मिलकर, टीचर भी है, सारी मैनेजमेंट लगी हुई है, हर बार बढ़ता चला जा रहा है। इस बार भी सिर्फ गोल एजुकेशन विलेज से 400 से ज़्यादा छात्र हैं जिन्होंने 600 को क्रॉस किया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। शायद पूरे भारतवर्ष में आप देखें तो कोई एक इकलौता कैंपस नहीं होगा ऐसा जहाँ पे 400 से ज़्यादा बच्चे 600 क्रॉस कर रहे हैं। तो हम लोग उत्साहित हैं। उत्साह बढ़ने का कारण भी है कि टीचर्स ने बहुत अच्छा काम किया, पूरी मैनेजमेंट काम की उस लेवल पे। कोविड के बच्चे थे ये सभी, और उस कोविड से निकल कर ये आए, उस जगह पर रख कर जिस तरीके से इन्होंने मेहनत किया, हम लोग का जो गाइडलाइन था उसको उन्होंने फॉलो किया। टीचर्स की पढ़ाई, बच्चों की मेहनत, गार्जियन का, जो अभिभावक है उनका सहयोग, सपोर्ट, उनका प्रोत्साहन, ये सब कुछ मिलता है तब जाकर कुछ अच्छा होता है। तो अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस बार उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। हाँ, उतार चढ़ाव होते हैं रैंक में, उसको मैं स्वीकारता हूँ, ये कभी कभी ऐसा आता है। और भी रैंक अच्छे उम्मीद कर सकते थे, बट कोविड के बच्चे और थोड़ा ऑनलाइन में डेविएशन रहा था पहले से दिनों का, तो इसमें थोड़ी असहजता रही है कुछ बच्चों का। और भी अच्छा हम लोग उम्मीद कर सकते थे, अच्छे रैंक में आने का, अच्छा मार्क्स लाने का। कट ऑफ भी थोड़ा ऊपर गया है इस बार, और क्वेश्चन के आसान होने से, कभी टफ होने से, ये उतार चढ़ाव बड़ा स्वाभाविक है, बच्चों में आया है। बट जिस प्रकार लगभग 700 के आसपास बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं, तो पिछले साल से ये संख्या बढ़ा है। तो हमेशा अगर आप आगे कदम बढ़ाते जाते हैं और वो कंसिस्टेंटली बढ़ता जाता है, तो ये उत्साहित करने वाला होता है। तो छात्रों ने जिस तरीके से मेहनत किया, अभिभावक जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, टीचर्स की जो रात दिन की मेहनत है, और गोल विलेज में या फिर उससे रिलेटेड जितने भी हमारे मैनेजमेंट के लोग जिससे देख रहे हैं, रात का टेस्ट, दिन का टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, जितने सारे टेस्ट होते रहे, उनके डिस्कशन हुए, और बाकी सारी चीज़ें जो एक्टिविटी उनके रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी चीज़ें दी जाती है, तब जाकर कुछ पॉजिटिव आता है। और ये पॉजिटिव आने के बाद सुखद तो लगता है, अच्छा लगता है। जी बिल्कुल सर। बिहार जो स्टेट है, ज़्यादातर बच्चे गोल में पटना में रूरल एरियाज़ के आते होंगे। तो रूरल एरियाज से निकल कर जब पटना में लोग पढ़ाई करते हैं, और अमूमन ऐसा होता है कि 10th के बाद 11 12th, और तो मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो कैसे कैसे स्टूडेंट आते हैं, या फिर कैसा लगता है आपको? ये क्वेश्चन मेरे बड़े दिल का करीब है, क्योंकि ये मेरे जर्नी को डिफाइन करता है। 97 में जब गोल की शुरुआत हुई थी, बिहार से हुआ,
और इसके बाद हम बनारस गए 98 में, फिर उसके बाद बोकारो होते हुए दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद और कई शहरों में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो कई शहरों में हम थे, पैटर्न चेंज हुआ और 2009 में हमें डिसीजन लेना हुआ बिहार या दिल्ली, तो हमने बिहार को सिलेक्ट किया था। और शायद ये वजह था कि यहाँ के बच्चे जो गांव से निकल कर आते हैं ना, उनके अंदर एक आग है, एक सपना है जो अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है, और उस सपने को तराशने के बाद, उस सपने को पूरा कराने के बाद जो उसके परिणाम आते हैं, जो उसके रिफ्लेक्शंस हैं, जो उसके खुशियों की बात अगर की जाए, जो खुशी के आंसू हैं, ये सबसे बड़ा सौगात होता है हम शिक्षकों के लिए। तो मुझे लगता है कि जो बच्चों की बात आपने किया, वो गांव से आते हैं और शहर में आते हैं, प्रॉब्लम उनको होता है, निश्चित रूप से हम प्रिविलेज्ड हैं, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे बच्चे जो गांव से निकल कर आते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी संख्या आज मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। और शायद ऐसे बच्चों का सिलेक्शन दूसरे किसी संस्थान में नहीं होता है या बहुत कम होता है। हमारे यहाँ इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। आज भी हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब ना जाने और दिल्ली एम्स तक पहुँच जाए 2 सालों में मेहनत कर, तो ये बिहार ही दिखा सकता है। ऐसे गट्स, ऐसी ताकत बिहार के बच्चों के पास होता है। और कहीं ना कहीं से बिहार के इस लेवल का जो बच्चों के अंदर जुनून है, जो इच्छा शक्ति है, जो उसके अंदर कुछ पाने का ललक है, ये ललक, ये जुनून सब मिलकर हम लोग को प्रोत्साहित करता है। और लगता है कि गांव के बच्चे जो आ रहे हैं तो उन्हें जो चीज़ें चाहिए वो सब कुछ दिया जा रहा है। कि बहुत टफ होता है, आप समझ सकते हैं, रेत से तेल निकालने वाली बात होती है, लेकिन फिर भी जब ये बच्चे रिजल्ट देते हैं तो इनके पास रिजल्ट का महत्व इनको समझ में आता है और बहुत सालों तक हमें याद रखते हैं। लास्ट 25 ईयर्स, 26 ईयर में जो बच्चे हमारे पास से निकल कर आज डॉक्टर बने हैं, आज भी वो दिनों को उन्होंने नहीं भूला जब हम लोग के साथ जुड़े। हॉस्टल में जो आज गोल विलेज दिख रहा है आपको, कल से शुरू, आज से नहीं है कोई ये शुरुआत। 98 में पहली बार हॉस्टल का एक्सपेरिमेंट गोल ने किया था, ऐसे बच्चों को एक साथ रखकर पढ़ाने का, और वो रिजल्ट उस तरीके से बनता गया। चैलेंजर का ग्रुप हो या फाइटर का ग्रुप हो, ये सभी देते गए। तो उन बच्चों का जब प्यार और जो जो रिटर्न बैक करते हैं सम्मान हम लोगों को, उससे बड़ा और कोई उपहार नहीं हो सकता है। और हर बार रिजल्ट आता है तो हम तो भावुक हो जाते हैं उन बच्चों के अंदर आंसू देखकर, उनके उनके जो खुशियां हैं, उनके पेरेंट्स के आंखों में जो खुशियां हैं, उसे देखकर आप उसका मूल्य आप नहीं लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा किया, दिल्ली छोड़कर मैं पटना में बच्चों के साथ हूँ। तो अच्छी बात है कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार जो छात्र हमारे पास हैं, कुछ अच्छे क्लास के बच्चे भी, जो अच्छे स्कूल से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी हमें मिल रहे हैं। और उनकी कंसिस्टेंसी सिर्फ मेंटेन रहे और हम लोग जो तरीका बताते हैं उसको फॉलो करें, तो निश्चित रूप से वो आने वाले समय में रैंकर बनेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि बिहार झारखंड में अभी तक लगातार हम लोगों ने ईमानदारी का रिजल्ट दिया है। अभी आप अगर देखेंगे तो जो चल रहा है उसे सुनकर, समझकर बहुत तकलीफ होता है। बच्चे ने पढ़ाई किया किसी दूसरे स्टेट में और उनके जो क्लासेस है वहाँ पढ़ रहा था जो स्टूडेंट, उनको प्रमोशन मिलना चाहिए था, लेकिन दूसरे स्टेट के बच्चे को पैसा देकर अपने यहाँ बड़े बड़े पोस्टर बॉय बना करके निकाल रहे हैं। तो ये सब हो रहा है और ऐसे होने से बच्चों का मनोबल टूटता है, संस्थान के प्रति उनका विश्वास घटता है। और जब संस्थान के प्रति विश्वास घटे और ऐसा ही काम बाकी लोग भी करने लगे तो वो पूरे शहर बदनाम होता है, पूरा इंडस्ट्री बदनाम होता है। तो कोचिंग संस्थान आज इस कारण से बदनाम हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और जो शिक्षक को सबसे ज़्यादा अपने एथिक्स और अपने मोरल को मेंटेन करना चाहिए, वही इस काम को कर रहे हैं, वो उनकी संलिप्तता है इसमें। लेकिन कोई बात नहीं है, जो ईमानदारी से काम करता है उसको थोड़ा वक्त लगता है लेकिन बहुत स्टेबल होता है। मैं तो मानता हूँ कि पिछले 25-26 वर्षों में अगर मेरी स्टेबिलिटी का कोई कारण है, 2 ही कारण मैं समझता हूँ। एक तो कि मैं अपनी जवाबदेही को निभाया है और पूरे ईमानदारी से निभाया है। हमारे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं, जो ईमानदार और वफादार होते हैं और जो अपने ईमानदारी और वफादारी के साथ कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, उनका बड़ा लॉन्ग हमारे साथ, बड़ी लंबे यात्रा करते हैं हमारे साथ। बहुत वर्षों से बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 20 साल से, 22 साल से, 24 साल से हमारे साथ हैं। उनमें एक बात तो ज़रूर आप पाएंगे कि वो ईमानदार हैं
और अपनी जवाबदेही को समझते हैं। तो किसी भी फील्ड में, वो छात्र हों, वो किसी बिजनेस में काम कर रहे हों, हम जैसे संस्थान चला रहे हों, और ख़ासकर शिक्षा की बात अगर करें तो शिक्षा में तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम समाज को शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें दिशा दिखा रहे हैं, और हमारे दिशा दिखाते क्रम में अगर हम ही चीट करें, हम ही झूठ बोलें, तो फिर हम क्या शिक्षा दे रहे हैं? हम डॉक्टर बनाकर, इंजीनियर बनाकर कौन सा काम करने जा रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। साथ ही साथ जो आजकल हो रहा है, शिक्षा ज्ञान से ज़्यादा बिजनेस बन गया है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है कोचिंग इंडस्ट्री। बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स में, कोटा में भी बच्चे घर से तो जाते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन उस इंडस्ट्री में खो जाते हैं बच्चे, उस बिजनेस में पढ़ नहीं पाते। ये दुखद बात है। जिसके लिए स्कूल और कॉलेज बना था ना, उसका स्थान कोचिंग ले रहा है। यह नहीं होना चाहिए। यदि कोचिंग में पढ़ाने वाले ऐसे विद्वान टीचर उनके अहर्ता में नहीं आते हैं, उनके सिलेक्शन लिस्ट में वो नहीं आते हैं, तो ऐसे विद्वान टीचर की मजबूरी हो जाती है अपने रोजी रोटी के लिए, वो पेट पालने के लिए बच्चों को गाइड करते हैं। अब आप ये समझें, एक भी सरकारी संस्थान में, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, उसे क्रिटिसाइज करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए, समाज को भी सोचना चाहिए। आखिर कोचिंग का प्रादुर्भाव हुआ कैसे? तो जब स्कूल और कॉलेज का क्वालिटी गिरने लगा, जब वहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा पॉलिटिक्स आने लगा, तभी हम लोग का प्रादुर्भाव हुआ। जब ईमानदारी घटने लगी और जब शिक्षक पढ़ाई करवाने से ज़्यादा कुछ और करने लगे, तो कोचिंग का प्रादुर्भाव हुआ। ये दुखद है। होना तो चाहिए था कि वो स्कूल में और अपने कॉलेज में पढ़ाई करें, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई है, तभी तो हमारे पास आते हैं। तो जब तक उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक हम लोगों का काम चलता रहेगा ऐसे ही। और जिस दिन वो सुधारेंगे, उस दिन हमें हमारे टीचर्स को और हमारे टैलेंट्स को उन्हें सम्मान देना होगा और अपने साथ मर्ज करना होगा। और हम लोग दोनों मिलकर अगर काम करें, ईगो की बात नहीं है और कहीं अंडरएस्टिमेशन की बात नहीं है। देखिए, मैं बताऊं आपको, तो कोचिंग को बड़ा हेय दृष्टि से देखा गया, लेकिन कोचिंग में जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत मेहनती हैं, बहुत काम किया है, अच्छे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, जिसे किसी कारणवश उनके एग्जामिनेशन में उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता है। कारण बहुत हो सकता है, उस पर हम नहीं जाएंगे, समझने वाले समझ रहे होंगे, आप भी समझ रहे हैं। लेकिन उनके सिलेक्शन कैटेगरी में, उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में हम नहीं हैं। और जब हम उसके पैरोडी खड़ा करते हैं साथ पे, हम जब वही काम मैं करता हूँ, तो बच्चों का रिजल्ट सिर्फ हम लोग के पास होता है। सोचने का विषय है। जिस दिन उनका क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, उस दिन हम उनके साथ मर्ज हो जाएंगे, या हमें मर्ज कर लेना चाहिए। ऐसी अगर प्रपोजल आए तो बहुत लोग आ जाएंगे, और फिर सामूहिक शिक्षा जो समाज को मिलना चाहिए, सबको मिलेगा और सबको क्वालिटी शिक्षा मिलेगा। तो जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है, तो इंडस्ट्री बनने के पीछे हमारे यहाँ की पॉलिसी दोषी है। आप दूसरे कंट्री में जाएंगे तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम भारत में ही है सिर्फ ये व्यवस्था, जहाँ पे अलग से पढ़ाई करने के लिए, एक बार स्कूल कॉलेज में तो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए टैक्स दिया जा रहा है। टैक्स कितने लोग दे रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन टैक्स दिया जा रहा है। अब उसके बाद उनको कोचिंग भी लेना पड़ता है, उसके लिए अलग पैसा होता है। जो कॉलेज स्कूल की पढ़ाई है उससे ज़्यादा कोचिंग का पैसा लगता है। यहाँ पे सोचना होता है, बट फिर भी हम चूँकि संस्थान कोचिंग ही चलाते हैं, अपनी शिकायत करना बड़ा ख़राब है, लेकिन हकीकत बात करने में कोई गुरेज नहीं है मुझे कभी भी। जो सही है वो सही है, और सही यही है। तो ये इंडस्ट्री रहेगा तब तक जब उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। हाँ, मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, फ़ोटो खरीद बिक्री करके अपने फ़ोटोग्राफ्स चमकाते ज़रूर हैं, अपने बिजनेस को गलत तरीके से, गलत मायने से, गलत एथिक्स के साथ वो आगे बढ़ाते ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी वो मेहनत करते हैं, और मेहनत कर वो बच्चों के लिए रिजल्ट देने का कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर यही है, इस इंडस्ट्री को फूलते फलते आप सब और हम सब लोग देख रहे हैं। हाँ, बच्चों को थोड़ी दिक्कतें आती है, परेशानियाँ आती हैं, बट फ़ायदा भी बहुत होता है। जी। सर, आपने आज से 25 साल पहले ये इंस्टीट्यूट लाया था बिहार में, गोल्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। उसके बाद 25 साल में बदला क्या क्या है? अभी हम 2023 में हैं, लेकिन उतने टाइम में क्या कुछ बदला है? स्टूडेंट्स जब गांव से आते थे तब में और अब के स्टूडेंट्स में कितना फ़र्क है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। तो 25-26 वर्ष पहले जब मैं इस संस्थान का शुरुआत किया था, पूरे भारतवर्ष का एक पहला एक्सपेरिमेंट था।
टेस्ट सीरीज नहीं हुआ करता था। 7-8 सालों तक लगातार बच्चे मेहनत करते थे, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उन्हें लगता था और पढ़ना है, वो पढ़ते चले जाते थे। वो 11th-12th के लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है या थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल पे पूछता था, लेकिन पीएचडी लेवल पे वो पढ़ाई करते थे और पढ़ते पढ़ते इतने दूर चले जाए कि उन्हें पता ही नहीं चले किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पैटर्न चेंज हुआ था 93 में एनसीईआरटी का, और बिहार का रिजल्ट बहुत तेज़ी से गिरा था ऑल इंडिया में। 97 में शुरुआत हुआ गोल का, और वही सब कमियों को देखकर शुरू किया था हमने। और ये टेस्ट सीरीज था, पूरे भारत का पहला एक्सपेरिमेंट था। टेस्ट सीरीज नहीं होता था पहले। उस टेस्ट सीरीज में आज भी वो टेस्ट सीरीज उतना ही प्रासंगिक है। उस टेस्ट सीरीज में जो सबसे खास बात है ना, कि बच्चों की मेहनत को बढ़ावा दिया जाता है, मतलब उसके सेल्फ स्टडी को प्रमोट किया जाता है। और आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं कि जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं होना है। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से रिजल्ट्स हम लोगों ने लेने का ये सिलसिला शुरू किया 97 में। तब जो बच्चे आते थे और वो 3-4 साल से थके हारे, पैसा नहीं है, परेशान हैं, बिल्कुल लाचार हैं, पैसा भी किसी तरीके से वो व्यवस्था कर रहे हैं। घर में तो आप समझ रहे हैं कि स्थिति पहले से बेहतर हुई है सब लोगों की। आज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लोग करोड़ रुपया दे रहे हैं, पहले तो लाख रुपया नहीं आता था। इतने का डिफरेंस हो चुका है। तो बच्चे जो पहले आते थे ना, वो बड़ा डिसिप्लिन होते थे, वो हमारी बातें मानते थे, वो समझते थे, जो बताया जाता था लकीर बांधकर उसे उसको पूरा करते और उस पर रिजल्ट होता। साधारण तरीके से रहने के वो आदी होते थे। जैसे जैसे समय बदला, पैटर्न चेंज हुआ। अगर 23 और 97 और 2023 की बात आप कर रहे हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेडिकल, जिसको हमने मुख्य रूप से फोकस किया, जो मेरा अपना रिसर्च पार्ट भी है, जिसमें मैं हमेशा हर दिन सीखता हूँ, तो लगभग 5 बार इसके पूरे के पूरे तरीके बदले हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका, बाकी सारी चीज़ें, तैयारी करने के तरीके, बहुत सारे बदले हैं। और हम लोग लगातार पिछले इतने सालों से सफल बच्चों से मिलते हैं, चाहे संस्थान से क्वालिफाई करके गए हों या फिर किसी दूसरे संस्थान से टॉप कर किसी टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा रिसर्च का पार्ट है, हम लोग जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, किताबों के बारे में, नए ट्रेंड्स के बारे में। जब हम उनसे सीखते हैं, वो सीख को जब अपने अनुभव के साथ मिलाकर एक नई चीज़ें बनाते हैं, तो फिर साधारण बच्चों को रिजल्ट तक पहुँचाता है। और बिहार से इतने बच्चों का रिजल्ट, झारखंड से इतने बच्चों का जो रिजल्ट आ रहा है, इसके आप तह में जाइए तो आप प्राउड फील करेंगे कि ऐसे बच्चे जो गांव से सोचा भी नहीं था, इस लेवल का, जो असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब न जाने दिल्ली एम्स पहुंचे, जो आपने अभी बताया। तो ऐसे बच्चे जब रिजल्ट दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बदलाव हुआ है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले फ़ोन कॉल्स का इतना व्यवस्था नहीं हुआ करता था, बच्चों का डिस्ट्रैक्शन कम था। आज वो सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है। कोविड के बाद तो गजब का इसमें चेंजेज आया है, बच्चों के स्वभाव में बदलाव आए हैं। हमारी बातों को तो छोड़ दें, अभिभावक की बात नहीं मान रहे हैं बच्चे, उनको अपने मज़ा आ रहा है ऑनलाइन में पढ़ने के लिए। मैं किसी भी सिस्टम का क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, ऑनलाइन का फ़ायदा है, लेकिन ऑनलाइन का इस्तेमाल कैसे करना है और कितना करना है, इसमें एक लाइन ज़रूर, एक दहलीज ज़रूर खींचना होता है बच्चों को, और उसे पार नहीं करना होता है। लेकिन आप देखेंगे, ऑनलाइन की पढ़ाई करने वाला हो या ऑफलाइन की पढ़ाई करने वाला, उनके सोशल मीडिया में टाइम कितना जा रहा है, कितना डिस्ट्रक्शन है। तो पहले डिस्ट्रक्शन कम होता था तो रिजल्ट बनाना आसान था। आज डिस्ट्रक्शन बहुत बहुत ज़्यादा है। हमारी बातें तो छोड़ दीजिए, किसी की बात, टीचर की बात नहीं मान रहे हैं बच्चे, तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। बच्चे टैलेंटेड हैं अनडाउटली, पहले की बात अगर करें तो टैलेंट में बहुत बदलाव हुआ है। 5 टाइम्स ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं। उन बातों को समझने का लेवल, आईक्यू, लॉजिकल, सब कुछ पावर बढ़ा है। और आजकल क्वेश्चन भी जो बदला है ना, उसमें आईक्यू लेवल, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बायोलॉजी में पूछे जा रहे हैं। मैथ जिनके अच्छे हैं उसका फिजिक्स अच्छा होता था, फिजिकल अच्छा होता था, अब बायोलॉजी में भी उस लेवल का पेनेट्रेशन हो रहा है और उस लेवल पे समझ रखनी होती है बच्चों को। तो बड़ी गहराई है इसमें। हम अगर बात करें इसमें तो घंटों में बात कर सकता हूँ, चूँकि मेरा रिसर्च पार्ट है। लेकिन बदलाव हुआ है, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और हर बदलाव में सीखने को मिलता है। कोविड ने भी बहुत सिखाया, जहाँ आपदा था वहाँ अवसर भी मिला। हम लोग 12,000 से ज़्यादा छात्रों को ऑनलाइन से सेवा दिए, जिसके बारे में हम लोगों ने कभी तैयारी नहीं की थी, और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को सर्विसेज दिया। तो कभी कभी ये डिज़ास्टर होता है, जब प्रॉब्लम आता है तो सिखाता बहुत है। तो बच्चों का ये जो बदलाव है, बच्चों के व्यवहार में जो बदलाव आया है,
ये सब कुछ हमें सिखा रहा और सब कुछ कहीं ना कहीं से सीख कर और बच्चों को नए तरीके से गाइड करने का रणनीति हम लोग बनाते हैं और तभी वो दिन प्रतिदिन अच्छा होता चला जा रहा है। आगे भी हम लोग इसकी कोशिश करेंगे कि अच्छा हो। एक अंतिम सवाल, सफलता की हर कोई बात करता है, नीट अभी रिजल्ट दिया है, गोल के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन वैसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार अच्छा नहीं कर पाए, उनके लिए क्या मैसेज होगा? मेरा मानना है कि बच्चे कोई खराब नहीं होता है। जी। अब आपको मैं बताया असेंडिंग डिसेंडिंग का तो कहानी बता दिया, एक नहीं हजारों छात्र ऐसे हैं हमारे यहाँ जो हमारे पास जब आए तो उन्हें एनसीईआरटी पहली बार देखा उन्होंने आकर। गांव में वो पढ़ाई नहीं हुई है, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, जाहिर सी बात है, तो डिक्शनरी पलट कर वो एनसीईआरटी पढ़ाई कर रहे हैं। आप पास सर्च करेंगी उसके बाद भी उसे समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी वर्जन का एनसीईआरटी का एक लाइन और इसके एक लाइन, अब ये मिलाकर पढ़ने वाले बच्चे से कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि मेडिकल जैसे टफ कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई कर सके, लेकिन वो करता है और ये उत्साह बढ़ाने वाला होता है हम सब लोगों के लिए। तो मेरा मानना है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अपने दिमाग से कमज़ोर नहीं है, वो अपने करने के तरीके से कमज़ोर है, वो अपने आत्मविश्वास से कमज़ोर है, अपने जुनून से कमज़ोर है। अगर आत्मविश्वास, जुनून, इच्छा शक्ति के साथ सही दिशा में बिना भटकाव के, बिना डिस्ट्रक्शन के अगर आगे बढ़े तो सवाल ही नहीं है कि रिजल्ट नहीं होगा। और जहाँ मेडिकल एंट्रेंस की बात करें तो बेबाकी से जवाबदेही के साथ मैं कह रहा हूँ कि भारत का सबसे आसान कंपटीशन है, समझने आना चाहिए बस। जिसे समझ में आ गया उसका सिलेक्शन श्योर है। 21 लाख नहीं 50 लाख बच्चे आ जाएंगे तब भी सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है और सिलेक्शन का जो तरीका है वो नहीं बदलेगा। पिछले 25-26 साल काम करने के बाद ये आत्मविश्वास मेरे अंदर आया है और मेडिकल के लिए आया है क्योंकि सबसे ज़्यादा काम हमने इस पे किया है। इंजीनियरिंग में भी क्योंकि मेंस वगैरह का जो जेई मेन वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है वो तो नीट के ही जैसा होता है और हमारे यहाँ सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री करने के बाद बच्चा 98-99% लेके आ रहे हैं। तो जो मैथ थोड़ा सा भी पढ़ के आते हैं उनका बहुत अच्छा हो रहा है, जेई मेन एडवांस भी कर जा रहे हैं। तो बात यही है कि जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए अभी या फिर जिनका अच्छा नहीं हुआ है, सबसे पहले उनको आत्ममंथन करना चाहिए, गलती कहाँ हो रही है, चूक कहाँ है। और अगर चूक समझ में ना आए ना तो सफल छात्र से बात करें, असफल छात्र से बात नहीं करें, वो क्योंकि वही बात बताएगा जो उसको अच्छा लग रहा है या जिस कारण वो असफल हुआ है उस चीज़ को प्रमोट करेगा। जो सफल छात्र हैं उनसे मिलें या फिर हम जैसे लोगों से मिलें। हाँ, मिलना थोड़ा आसान नहीं है बट फिर भी हमारे एक्सपर्ट हैं और मैं भी मिलता हूँ। मेरा चूँकि शौक़ है बच्चों से मिलना, मैं अपने चैम्बर में कम बैठता हूँ, बच्चों के बीच ज़्यादा रहता हूँ, बच्चों के बीच ज़्यादा घूमता रहता हूँ, तभी तो मैं सीखता हूँ। तो सीखने के क्रम में, सिखाने के क्रम में हमारे दिन गुजरते हैं और बड़ा मज़ा आता है। तो उन बच्चों को जिन्हें विश्वास है हम लोगों पे या हमारे जैसे और भी जो गाइड कर रहे हैं जिनके पास रिजल्ट का अनुभव है, उनसे जाकर सीखें। छात्र सबसे अच्छा सीख सकते हैं जो सफल हुए हैं अभी। अगर हमारे पास आने में कहीं से उनको संकोच होता है तो निश्चित रूप से उनसे जाके सीखें, वो सबसे अच्छा सिखाएगा। क्या करना है ये ज़रूरी है, क्या नहीं करना है वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लो फील ना करें, आत्ममंथन करें, अपनी गलतियों को पहचानें और बिना ईगो का, बिना किसी भेदभाव सोचे हुए दिमाग में किसी के बारे में नेगेटिव सोचे बगैर आप सजेशन लेने की कोशिश करें। 4-5 लोगों से सजेशन लें, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ और क्या उनके लिए बेहतर है। जब जागेंगे तब सवेरा होगा और होगा ये विश्वास है। इसलिए हमारी शुभकामना भी उन छात्रों के लिए है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो फिर से एक बार कमर कसें, आत्मविश्वास के साथ अभी समय है और सही दिशा में सही कदम बढ़ाएं। निश्चित रूप से 2024 उनका इंतज़ार कर रहा है अच्छे रिजल्ट के लिए। हमारी भी शुभकामना और आशीर्वाद उन बच्चों के लिए। चलिए, हमारे साथ विपिन सर थे जिन्होंने बताया कि नीट जैसे एग्ज़ाम में अगर आप इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आत्ममंथन कीजिए, देखिए कहाँ गलती हुई है, अगर आप उसे पहचान लेंगे तो जी। तो उसमें एक छोटी सी पंक्ति हमें याद आ रही है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, देखें क्या कमी रह गई और सुधार करें। जब तक न सफल हों नींद चैन सब त्यागे, संघर्ष करें मैदान छोड़ मत भागे। जब तक सफलता आपको नहीं मिलती है
तब तक आप मेहनत करते रहें। तो संघर्ष करें, मैदान छोड़ मत भागें, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिशें करनी है, ईमानदार कोशिश करनी है, निश्चित रूप से उनका सफलता उनके चरण चूमेगा और बेहतर करके दिखाएंगे, तालियां उनके लिए भी बजेंगी। जी, बहुत ही बेहतरीन बात कही सर आपने। देखिए, हमारे साथ विपिन सर थे जिन्होंने बताया कि अगर आप नीट एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किए हैं तो आत्म मंथन बहुत ज़रूरी है। सर से भी आप मुलाकात कर सकते हैं। गोल्ड इंस्टीट्यूट बिहार भर के सारे जितने स्टूडेंट हैं, बेहतरीन उन्हें फैसिलिटी दे रहा है, बेहतरीन शिक्षा दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाएँ तो आत्म मंथन करें, कहाँ गलती हुई है वो देखें और उसके बाद एग्ज़ाम फिर से दें। धन्यवाद।